हाय एवरग्रीन ब्यूटी, आपके लिए एक ही बात है कि आध्यात्मिक में गुरु प्रेमानंद जी का जवाब नहीं और रियल लाइफ में आपका। बोथ आर इक्वल फॉर अस। थैंक यू। अब है जी, दी मेरे भाभी मेरे भाई से मेरी मम्मी और छोटे भाई की बहुत चुगलियाँ करती हैं। भाई आंखें बंद करके उनकी ही मानता है, उनकी ही फेवर लेता है। पापा एक्सपायर हो रखे हैं, मैं सब अपना खर्चा खुद मैनेज करती हूँ। पर जब भी मैं कहीं रेडी होकर घूमने जाती हूँ या अपना कॉस्मेटिक का कुछ भी लेकर आती हूँ तो भाभी ऑलवेज बोलती है, दी अजीब लग रहे हो, ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, चॉइस अच्छी नहीं है आपकी, हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा है। इन सब बातों से सैड हो जाती हूँ। जब मैं जॉब पर जाती हूँ तो कहेगी कि जॉब की क्या ज़रूरत है ज़िंदगी में। मेरे पापा ने तो ऐसा जमाई ढूंढा कि मुझे जॉब की ज़रूरत ही नहीं है। जॉब तो लड़कों का काम होता है, जॉब करके क्यों परेशान होना, क्यों ज़्यादा पढ़ाई करनी। दी ऐसी भाभी से कैसे डील करें। मैं लाइफ में कुछ बनना चाहती हूँ, इंडिपेंडेंट होना चाहती हूँ, बट डीमोटिवेट हो जाती हूँ। ऐसे छोटे छोटे सुनने में, लेकिन जो डे टू डे लाइफ में फील कर रहा हो ना, उसके लिए बहुत बड़े ये इस तरीके के मुद्दे आते हैं। और यहाँ पर कोशिश करती हूँ मैं कि इनका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन इस तरीके का निकाला जाए कि आपका मेंटल पीस बरकरार रहे, रिश्ते यथासंभव बने रहें और आप अपने ट्रू सेल्फ को, अपने बेस्ट वर्जन को प्राप्त कर लें। तो आओ, ऐसे ही इसमें आए हुए हैं 150 के करीब क्वेश्चन, देखते हैं कितनों का जवाब वीडियो में दे पाती हूँ और कितनों का मुझे टेक्स्ट में देना पड़ेगा। तो इन सब प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करते हैं बातों के ज़रिए। आओ बहन, बातें करें। इससे पहले मैं वीडियो शुरू करूं, बोलना शुरू करूं, इन प्रश्नों के उत्तर बताने शुरू करूं, एक दो बार कमेंट आए कि मैं इस पे टाइम स्टैम्प लगा दिया करूं ताकि क्वेश्चन ईजिली पढ़ा जा सके। मैंने एक बार ट्राई किया था और जितना मुझे याद आ रहा है वो वर्क नहीं कर रहे थे उसमें टाइम स्टैम्प्स, लेकिन जब आप लोग भेजते हो वो वहाँ काम कर रहे होते हैं अच्छे से। तो इट्स अ फेवर टू मी अगर आप कर दो तो। जो भी लोग पूरी वीडियो देखते हैं, आप पूरी वीडियो देख तो रहे हो, क्वेश्चन की टैग लाइन बना के अगर आप टाइम स्टैम्प ऐड करके कोई कमेंट बना देते हो पूरी वीडियो में जो भी कमेंट आए हैं उसका, ठीक है ना, तो मैं उसको कमेंट को पिन कर दूंगी। तो जितने भी और बाकी लोग देखेंगे उनको सुख हो जाएगा। तो आप जितने भी हज़ारों लोग इसको देख रहे हैं उनमें से अगर कोई एक भी या दो भी करना चाहें और कर दें तो ये सभी के लिए एक फ़ायदे का वो हो जाएगा। तो आगे जो भी देखेगा उसको आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मैं इनके आंसर देना शुरू करती हूँ। अब जो ये प्रश्न मैंने पढ़ा था कि जो नंद है उसको अपनी भाभी से परेशान है, जितनी भी आपकी भाभी की आपने बातें बताई हैं ना, इसमें ये प्योरली उनकी इनसिक्योरिटी आपके प्रति, उनका एक अपने आप को वो समझ रही है कि हाँ मुझ में ये चीज़ नहीं है और मेरी नंद में है। लेकिन जब आदमी को अपनी कमी एक्सेप्ट नहीं करनी होती ना तो वो रिबेल हो जाता है, उसको जस्टिफाई करने लगता है। जो लोग ऐसे मेरी लाइफ में लोग थे मेरी जॉब लगने के बाद, आप तो जॉब करने की सोच रहे हो और अच्छी वाली लेने की या जिस भी जॉब पे आप जा रहे हो, जब मेरी जॉब लग गई थी तब ऐसे लोग थे और इसी तरीके के रिश्ते में ही थे जो सीधे कि अरे क्या करना है जॉब में खटके, अपना घर में रहेंगे मज़े करेंगे। लेकिन अंदर खाने सबको पता होता है कि अगर आपके हाथ में अपना पैसा है, अपना कमाया हुआ पैसा है, भले वो थोड़ा हो, उसका सुख अलग होता है, ठीक है ना। और जो ये कह रहे हैं ना कि हम तो ऐसे ही हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो चाहें तो भी नहीं कर पाते। तो फिर क्या होता है कि अंगूर खट्टे हैं, वो वाली फीलिंग आती है। अब वो कह तो सकते नहीं कि हमें मिल नहीं रही या हम चाहते हैं करना, है ना, लेकिन जो कर रहा है फिर उसको डीमोटिवेट करते हैं ताकि वो भी खुश ना रहे। ये टेंडेंसी काम करती है। तो आपको, मुझे ताज्जुब है कि आप कॉन्फिडेंट होकर भी इतने उनकी बातों से इतना डीमोटिवेट हो क्यों रहे हो। दूसरी बात, आपका हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, आपकी लिपस्टिक अच्छी नहीं लग रही, आपका मेकअप अच्छा नहीं लग रहा, उनकी राय सच में मायने रखती है। पहली चीज़, कभी पूछो मत, बिना पूछे बोलें तो ध्यान मत दो। और सिंपल, मैंने इससे पहले एक बार बताया भी था कि ऐसे टॉक्सिक जो लोग थे मेरे आसपास, उनमें ये था कि जब मैं तैयार होकर निकली या मैंने कुछ नया ट्राई किया तो रिएक्शन आता अजीब सा लग रहा है। बाद में जब मैं हो गई नॉर्मल, मुझे चीज़ों को हैंडल करना आ गया, तो मैं सीधे ठां से बोलती है तुझे अजीब लग रहा है ना, यानी ठां जा रहा है। तो
एक दो बार जब आप पलट के बोल देते हो ना, और वो देखते हैं कि मेरे बुरा कहने पर भी इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, फिर वो आगे के रास्ते ढूंढते हैं कि अब इसको कैसे डीमोटिवेट करें। तो डीमोटिवेट करने वाले यहाँ आपकी भाभी है। बाहर जाओगे कोई स्टाफ का मिलेगा, ससुराल में जाओगे वहाँ मिलेंगी नंद जिठानी, देवरानी, सास। किस किस को आप मना करोगे कि ऐसे मत बोलो। आपको अपने ऊपर चेंज करना है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैंने जो बाल बनाए हैं अच्छे लग रहे हैं, मैंने जो कपड़े पहने हैं वो अच्छे लग रहे हैं मुझ पे, मैं कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। तो अगर घर का एक बंदा मना भी कर रहा है लेकिन आप बाहर जा रहे हो तो आपको कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं, आप पता चल रहा है कि आपने अच्छा कुछ कर रखा है अपने लुक में, तो फिर उसकी राय मैटर नहीं करती। मेन है आप कॉन्फिडेंट होने चाहिए, ठीक है ना। और जॉब करनी है, करो, अच्छे से तैयार होना है, हो किसी ऐसे के बातों के पीछे आके अपनी अच्छी खासी जो आप कर सकती हो चीज़ें कर रहे हो उसमें ख़राब मत करो उन चीज़ों को। नेक्स्ट है, हेलो दी, प्लीज़ मेरे क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करना। आजकल बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है। प्रॉब्लम ये है मेरे हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम 6 साल से ससुराल से दूर है, ससुराल का कुछ नहीं लेते। हस्बैंड ने अपनी जॉब के 17 साल तक पूरा पैसा फैमिली में ही दिया है। मेरी नंद सिर्फ हस्बैंड को कॉल करती है, घर में सपोर्ट करने को बोलती है, हस्बैंड मना नहीं कर पाते और मुझे एंजाइटी होती है कि हमारी भी फैमिली है, मैं क्या करूँ, प्लीज़ हेल्प। ससुराल में जेठ जेठानी है, सास भी अपने भाइयों से कॉल कराती है, वो भी सपोर्ट के लिए बोलती है, जबकि हस्बैंड ने उन्हें घर बना के भी दे दिया। गांव में ससुर नहीं है, गांव में सारी प्रॉपर्टी खेत वगैरह सब जेठ ही करते हैं, जब भी कॉल करते हैं बस पैसा ही मांगते हैं। प्लीज़ आंसर ज़रूर करना, प्लीज़ दी। देखो आपसे जब बात हो नहीं रही, आप इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती। हस्बैंड को ज़्यादा फोर्स करोगे वो दोनों तरफ से फंस जाएंगे कि इधर से वो लोग करे जा रहे हैं, इधर से आप करे जा रही हो। एंड में वो फ्रस्ट्रेटेड होकर या तो पूरे उधर की तरफ झुक जाएंगे, क्योंकि दिख तो उन्हें भी रहा है ना 17 साल दिया है और अभी भी मांग रहे हो, मना नहीं कर पा रहे। तो बहुत ज़्यादा संभावना ये है कि अगर आप दोनों साइड से खिंचाव उन्हें महसूस होगा ना, वो अपनी फैमिली की तरफ झुक जाएंगे, आपसे लड़ाई कर लेंगे। तो उनको भी आप बार बार नहीं कह सकते, लेकिन कुछ बार कह सकते हो, या फिर ये कहो कि हर बार यही कहते हैं, अपना 1,500-2,000 रुपये या जो भी है, या फिक्स कर लो कि बच्चों की स्कूल की फ़ीस के टाइम पे या कुछ भी है। अगर वहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है कि उस टाइम पे थोड़ा बहुत कर दिया, लेकिन हर टाइम सपोर्ट करने का क्या मतलब है। उनको, अपने हस्बैंड को बस इतना समझाओ कि भाई अब तो खर्चे बढ़ ही रहे हैं और उनका क्या है, इतने साल देने पे नहीं पूरा पड़ा, आगे ही क्या पूरा पड़ जाएगा। दूसरी चीज़ ये, अगर आपकी कमाई इतनी मोटी है कि उनको देने के बाद भी आप एक अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकते हो और उनका हाथ टाइट है, तो थोड़ा बहुत अगर कर रहे हो, कोई मतलब कुल मिला के वही है ना, भलाई उतनी करो जिसमें हमारा नुकसान ना हो रहा हो, हम इजीली अपनी लाइफ जी रहे हो, तो भलाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, कर दो चैरिटी। लेकिन दूसरी चीज़ वो भी है, जो वहाँ पर ज़मीनें वमीनें हैं, जो मुझे आपके हस्बैंड का समझ में आ रहा, मना नहीं कर रहे, कल को ये होगा कि उनके दिमाग में होगा कि जब भी ये बंटवारा होगा तो उनको मिलेगी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सोच के देखो ना, वो इसलिए झुक रहे होंगे कि देता रहूं ताकि वहाँ पे बात सही रहे, कल को मिलेगा वहाँ से तो ज़मीन ही है ना, सैलरी वाला कितना भी जोड़ ले, वो वाली बात होगी। तो देख लो कि आपकी कमाई कितनी है, दे सकते हो, या बिल्कुल ही अगर उनको देने के बाद खींचातानी हो जाती है तो अपने हस्बैंड से 15 दिन महीने में एक आध बार कह दिया, और वो भी पूरा 1.5-2 घंटे का लेक्चर नहीं, 2 या 3 लाइनों में कि नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो बाकी आपकी मर्जी है। तो इस तरीके से बात करो, उन्हें कभी भी पशोपेश में फंसने मत देना, बस ये ध्यान रखना। एक है दी, आप पर्सनल वीडियो डालते हो डेली व्लॉग में, लेकिन पर्सनल क्वेश्चन पूछते हैं तो जवाब नहीं देते हो। देखो मैं पर्सनल वीडियो में, अगर आप साफ से देखो, मैं वहाँ पर अपनी कोई पर्सनल लाइफ ऐसी शेयर नहीं कर रही, रिलेशनशिप कुछ भी। वहाँ पर मैं सिर्फ अपने काम करने का तरीका शेयर कर रही हूँ कि घर के साथ काम, जॉब जो भी है आपकी, वो और घर दोनों आप कैसे मैनेज करके चल सकते हो। त्योहारों में काम बढ़ता है कैसे करते हो, मौसम बदलता है काम बढ़ता है कैसे करते हो, पूजा पाठ का कोई आ जाता है तो वो है, वो कैसे कर सकते हो। ये चीज़ें बस मैं काम ही काम शेयर कर रही हूँ और वही लोगों को पसंद भी आता है। मैं यहाँ पर मेरे टर्म्स किसी के साथ कैसे हैं कैसे नहीं है कुछ भी नहीं शेयर कर रही, ठीक है ना। मैं स्कूल में कैसी हूँ, मेरे स्टाफ कैसा है, क्या कमा रही हूँ, मैं कभी भी कुछ नहीं शेयर कर रही। तो ये चीज़ें मेरी पर्सनल हैं और मैं चाहूँगी कि ये पर्सनल ही रहें, क्योंकि इनसे आप लोगों का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला जान के भी, ठीक है ना। लेकिन जिससे फ़ायदा हो सकता है, काम करने का पैटर्न, एक सुलझा हुआ दिमाग पाने के लिए एक आइडिया सा मिल जाता है, वो है कि आपके फ़ायदे की चीज़ है, देन मैं वो शेयर कर रही हूँ।
नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी शादी को 1 साल हो गया है। मेरी सास और नंद बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। उन्हें हमारा अच्छा नहीं दिखता, पर हस्बैंड को वही अच्छी लगती है। माँ बहन मेरी साइड कभी नहीं लेते, वो उन्हीं की लेते हैं। मैम ऐसा क्या करें कि हस्बैंड मेरी साइड हो जाएं? प्लीज़ मैम बताइए। देखो, 1 साल ना बहुत कम होता है शादी के रिश्ते को समझने के लिए, पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत होने के लिए। बहुत कम होता है, मैं अब एक्सपीरियंस से कह सकती हूँ। तो और रही बात ये है कि वो अपनी माँ बहन को, आप उनकी लाइफ में अब आई हो, वो 25-26 सालों से हैं, अगर इतनी एज में भी शादी हुई है, तो जो लड़का कल की आई हुई लड़की के लिए अपनी माँ और बहन दोनों को एकदम भूल सकता है, वो कल को आपको भी भूल सकता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। तो जो अपनी फैमिली से प्यार करता है वो कहीं ना कहीं आपको भी प्यार करेगा, इसकी पॉसिबिलिटी है। बाकी ऐसे लड़के जो फैमिली को छोड़ के अपनी पत्नी के साथ रह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अपने फैमिली से प्यार नहीं करते या कुछ है। लाइफ में परिस्थितियां बदलती हैं, और जिस दिन उनकी पत्नी उनके परिवार के समक्ष खड़ी हो जाएगी कि बिल्कुल एक हैं, जितना प्यार वो अपने माता पिता भाई बहन को करते हैं, उतना ही प्यार जिस दिन वो आपको करने लगेंगे, उस दिन होगा कि अगर दोनों में क्लैशेस हुए किसी चीज़ पे, तो वो पत्नी के साथ ही रहेंगे। लेकिन उस कंडीशन तक आने के लिए आपको वेट करना होगा। बाकी ये कोई बुरी क्वालिटी नहीं है कि अगर वो पत्नी की साइड नहीं ले रहे और माता और पिता की या बहन की अपनी साइड ले रहे हैं। आप ऐसी परिस्थितियां ट्राई करो कि हो ही ना कि अभी शुरुआती टाइम में आपके और उनके बीच में क्लैशेस हों। पहले आपको अपनी जगह बनानी है फैमिली में, अपने पति के दिल में। फिर कभी आपको लगे कोई चीज़ गलत है तो उसको गलत बोलो। और अभी तक जो है, जो फिलहाल चल रहा है ना, इस टाइम पे शुरुआती टाइम में मान लो आपके साथ कुछ गलत हो रहा है ना, मैं ये नहीं कह रही कि साल भर आप कुछ भी वो कहें आप झेल लो, या 2 साल कुछ भी झेल लो। अगर आपको लग रहा है कि कोई चीज़ बिल्कुल गलत है, फिर उसका स्टैंड आपको खुद लेना आना चाहिए। ये उम्मीद मत करो कि मैंने किसी चीज़ को कहा कि ये मुझे बुरा लग रहा और तुरंत मेरा पति, वो कोई पालतू कुत्ता नहीं है कि आपके शू करते ही काट लेगा सामने वाले को। अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो फिर आप उसका स्टैंड खुद लो, उसके सारे सर्कमस्टेंसेस खुद झेलो। आपकी बुराई होगी, जो भी होगा आपको कन्फ्रंट करा जाएगा, वो सब खुद झेलो। मान के चलो कि पति उसी परिवार का हिस्सा है, हो सकता है कन्फ्रंट करने में वो उनके साथ बैठ के आपसे सवाल जवाब कर रहा हो, फिर ये तरीका है। लेकिन पति आपकी साइड हो जाए, पति आपकी साइड ले अपने परिवार वालों के अगेंस्ट, उस चीज़ के लिए आपका इमोशनल बॉन्ड वहाँ तक पहुँचना तो चाहिए, उससे पहले कुछ नहीं होता। हेलो दी, अगर किसी के लिए मन में इतना डर बैठ गया हो कि उसके सामने आते ही सच जानते हुए भी झूठ पर हामी भरनी पड़े, और जिसकी वजह से पास्ट में डिप्रेशन भी फेस करना पड़ा, उससे दूर कैसे रहें? जबकि पता हो कि फिर वही करेगा। ससुराल की अकेली बहू हूँ, मायके वाले भी घर छोड़ने पर साथ नहीं दें, यहाँ तक कि हस्बैंड की सिर्फ 5,000 की छोटी सी जॉब हो। सास ससुर का भी ध्यान धनाढ़ हैं, उनको पुश्तैनी काफ़ी धनाढ़ हैं, उन्हें पुश्तैनी काफ़ी ज़मीन भी मिला है जिसे बेचकर सारा पैसा अपनी बेटियों को दें। बेटियां मॉडर्न बनने के चक्कर में सारा पैसा बहा रही हैं। उनका बार बार जलील करना बहुत दुख देता है। एक 5 मंथ का बच्चा भी है, गांव की लड़की हूँ इसलिए गंवार भी कहा जाता है। इसे कुछ नहीं आता जबकि सारे काम मुझे ही करने हैं। बात बात पर ससुर मायके फ़ोन करके पापा से उल्टा सीधा बोलते हैं। क्या करूँ इस सिचुएशन में? सुसाइड का मन करता है। सुसाइड किसी भी समस्या का हल नहीं होता। जब भगवान ने आपकी समस्याएं हल करने की सोची होगी तो वो अपने आप बुला लेंगे। हम खुद अपनी जीवन लीला समाप्त करके यहाँ की ख़त्म कर लेंगे अपने दिमाग में, लेकिन पता नहीं इसके बाद आगे क्या है ना। हर धर्म में अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन इसके बाद आगे क्या है? तो जितना भगवान ने आपके लिए लिखा है वो आपको जी के जाना चाहिए। पहली चीज़ तो ये, सुसाइड किसी समस्या का हल नहीं होता। अब दूसरी क्या है, देखो यहाँ पर आपकी जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि आपके हस्बैंड की सैलरी कम है। ठीक, ससुर की पुश्तैनी ज़मीन है, वो लड़कियों को दे रहे हैं, लड़कियां बाहर ही हैं, उसमें आपको कोई रोल ही नहीं है। समझदारी तो ये होती कि भाई लड़कियां हैं तो लड़का भी है, आपके लिए भी देते उन्हें भी देते, लेकिन नहीं दे रहे, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, वो मुद्दा ख़त्म। आपको यहाँ से छोड़ के जाओगे, मैके में भी सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वहाँ जाने का भी, रिश्ता ख़त्म करने का भी मुद्दा ख़त्म। दो बातें हैं, एक तो सैलरी 5,000 से बहुत कम होती है। 5,000, अपने हस्बैंड को मोटिवेट करो अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए। साथ में जो आपको आता है जिससे आप पैसे कमा सकती हो वो अर्निंग शुरू करो। जो कुछ भी आप कर सकती हो
जिससे आपको पैसा मिल सकता है। पैसा कमाने के लिए आपके पास कोई टैलेंट है तो उसका यूज़ करके आप पैसा कमाना शुरू करो। साथ में हस्बैंड को मोटिवेट करो। आपकी जो सबसे बड़ी समस्या का हल होगा वो आपकी आमदनी बढ़ने से होएगा। दोनों मिलकर कमाओ। दूसरी चीज़ कि गाँव से आई हो गँवार कहा जाता है, लेकिन काम सारे आप ही करते हो। लिमिटेड काम करो। ज़्यादातर काम ये कह के खुद भी मना कर दो कि मैं तो गँवार हूँ, मुझे आता ही नहीं। खुद बोलना शुरू कर दो ये चीज़ कि मैं तो गँवार हूँ, मुझे आता ही नहीं, कैसे करूँ, बिगाड़ दूंगी मैं तो सब। समझदार लोग कर लें इसे। सर्वाइवल काम करो उतना जितना आपके अर्निंग वाले काम के बाद टाइम बच रहा उतना। ठीक है, जब आदमी सामने से भलाई नहीं कर रहा तो हमने ठेका थोड़ी ले रखा है भलाई करने का। बात ये होती है, अभी लाइफ चल रही है, कूद रहे हो आप, अब इससे बुरा क्या होएगा कि आपके दिमाग में सुसाइड करने जैसे थॉट आ रहे हैं। तो इस चीज़ को एक पीक मानो कि बस अब इसके आगे और नहीं, अब क्या। तो जो मेन सोल्यूशन है ना, अपनी आमदनी बढ़ाओ। ठीक है, हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर कमाओ और ससुर की प्रॉपर्टी वो आग लगाएं, बेटियों को दें, कुछ भी करें, उधर से निगाह हटा लो। अपना करना शुरू करो कि ठीक है हमारे पास अब ये है, हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। जैसा भी होगा भगवान संभाल लेगा फिर आगे। मैं मेरी सासू माँ जब तक इनके हिसाब से सुनती हूँ अच्छी रहती हैं, पर एक कभी काम में देरी हो जाए तो बहुत गुस्सा करती हैं और अलग खाना बनाने लग जाती हैं। अभी मेरे देवर की भी शादी नहीं हुई, इसलिए मुझे अलग होना अच्छा नहीं लगता। फैमिली का सारा खर्च ओनली मेरे हस्बैंड उठाते हैं, देवर कोई भी हेल्प नहीं देते, पर पैसे जोड़ रहे हैं। घर भी आधा बना हुआ है, इस कारण झगड़ा हो जाता है। हस्बैंड और मेरे बीच बोलते हैं घर बनवाऊँ या खर्चा चलाऊँ। मेरे हस्बैंड को सपोर्ट करने के लिए मैं कोचिंग पढ़ाती हूँ, अब यूट्यूब पर वीडियो भी बनाने लगी। बस टेंशन रहती है कैसे मैं सब ठीक करूँ। मेरी ज़रूरत भी एक पूरी करती हूँ, हस्बैंड से नहीं बोलती। बस यही टेंशन रहती है कि फ्यूचर के लिए सेविंग नहीं कर रहे, बेबी भी अब बड़ा हो रहा है। आप बिल्कुल सही जा रहे हो, जो कर रहे हो एग्जैक्ट यही करना चाहिए। बाकी रही बात इसकी कि अभी जो स्थिति है ना, आपको वेट एंड वॉच वाली स्थिति है आपके घर में। जब देवर की शादी हो जाएगी फिर धीरे धीरे घर बन जाएगा, उसके बाद पिक्चर क्लियर होगी। ठीक है ना, अब घर अगर इतना बड़ा है कि आपके पूरा जीवन उसमें निकल सकता है बनवाने के बाद, तो एक टेंशन वहाँ ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद फिर आप पैसा जो है, जैसे अभी घर का खर्चा उठाने में बहुत बड़ा हिस्सा एक जा रहा होगा ना आमदनी का, तो जब देवर शादी कर लेगा अलग होगा तो भी खर्चा कम होएगा। उसके बाद अगर शेयर देते हैं तो भी खर्चा कम होएगा। उसी पैसे को फिर आप अपने बच्चे के उसके लिए जोड़ना, फ्यूचर के लिए थोड़ा सा प्लान करके चलो पैसे को कि हम इतने हज़ार अभी दे रहे हैं घर खर्च में, आगे हम इतने देंगे। क्योंकि पहले घर बनवाना है, वो भी ये ना रहने की व्यवस्था हो जाए तुम्हारी कि भाई हमारा अपना मकान हो गया, वहाँ से आप टेंशन फ्री हो गए। फिर एक ही बड़ा खर्चा बचता है बच्चे की पढ़ाई और फ्यूचर, तो फिर उसके लिए आप उसके बाद सॉल्व करना। लेकिन अभी मुझे लगता है कम से कम 2 या 3 साल, जब तक देवर की शादी होके एक तरफ नहीं हो जाता खर्चा और मकान, तब तक आपको वेट करना होगा। बाकी जैसे चल रहे हो, अपना कमा रहे हो, कर रहे हो, कोशिश कर रहे हो कम से कम पैसे खर्च करने की और ज़्यादा से ज़्यादा कमाने की, वो बिल्कुल सही है। ऐसा आदमी पार निकल जाता है इमोशनल क्राइसिस से भी और फाइनेंशियल क्राइसिस से भी। नेक्स्ट, हाय मैम, मैं एक एवरेज दिखने वाली हूँ। मेरे हस्बैंड मेरे लुक्स को लेके बहुत कमेंट्स एंड गाली गलौज करते हैं। मुझे साथ में लेके तो जाते हैं, लेकिन घर आने के बाद लुक्स को लेके बोलते हैं बुरा भला। मैं हस्बैंड से प्यार भी करती हूँ, साथ यहाँ वहाँ जाने को मन भी करता है, लेकिन मुझसे भी गैर गुजरा देखने वालों को कभी मेरे सामने नहीं कहते सब अच्छे हैं सिवाय मेरे। मैं पार्लर भी जाती हूँ, मैं जॉब भी करती हूँ। शायद उनकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से आप अच्छी नहीं लग रही उन्हें। 2 तरीके हैं, या तो एग्जैक्टली वो जो कह रहे हैं भाई, मतलब आप सच में नहीं अच्छे लग रही, या तो आपको अपने लुक्स पे काम करने की ज़रूरत है। अगर कहीं से भी इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट दे रही हैं, ऑलरेडी सब कुछ आपने जो कर सकती थी वो कर रखा है, तो फिर इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। अगर वो फिर भी आपको कमेंट करें तो आप फिर उनका जवाब ये दे सकते हो कि जब शादी की थी तो मैं ऐसी ही थी, या इससे भी थोड़ी बहुत बुरी रही होंगी। शादी के बाद मेकअप वगैरह करती है बंदी, तैयार होती है तो थोड़ी और अच्छी लगती है ना। तो कि मैं ये भगवान की दी हुई शक्ल है, इसको बदल नहीं सकती। अब आप चाहे मुझे रोज़ 2 घंटा बैठ के लेक्चर दे लो कि तू अच्छी नहीं लग रही, तू अच्छी नहीं लग रही, अच्छी नहीं लग रही, ये मेरा बेस्ट है, मैं इससे अच्छी नहीं लग सकती। अब आप देख लो, डिसाइड कर लो, मैं बदल तो सकती नहीं। ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपके वो लग रहा है कि आपसे गए गुजरों को देख के वो कुछ नहीं कहते, तो वो उनकी पत्नी नहीं है ना। उनको चाहिए कि उनकी पत्नी बेस्ट दिखे, वो उस वाली सोच के व्यक्ति होंगे जितना मुझे समझ में आ रहा है।
कि मेरा पति या मेरी पत्नी जब भीड़ में खड़ा हो तो सबसे अच्छा वो ही लगे। अब इसमें कई बार लगने की बात होती है कि हमारी जब प्यार उससे इतना होता है ना, हमें ऑटोमेटिकली हमें अपना ही बंदा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन कई बार हम देख रहे होते हैं कि अच्छा हम वो ना आपकी हर दूसरे से कंपैरिजन कर रहे होंगे और वो चाहते होंगे कि आप उन सबसे बेहतर लगें। तो थोड़ा सा और अगर लग रहा है कर सकते हो तो लुक्स पे मेहनत कर लो, और अगर बेस्ट अपना पहले ही हो तो कह दो कि भाई ये बेस्ट है, आप देख लो। कितना भी बोलोगे चेंज तो हो नहीं पाएगा। अब इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती, चाहती तो मैं भी हूँ लेकिन मैं कर नहीं सकती। इस तरीके से कहोगे तो शायद उनको लगे कि मैं क्यों सिर मार रहा हूँ जब जिस चीज़ का कुछ हो ही नहीं सकता। एक क्वेश्चन आया है, होप आप मेरा सवाल लेंगी, शॉर्ट में लिखने की कोशिश करती हूँ। इनके पति और बेटी सास के साथ एक ही कमरे में रहते हैं। पहला टॉर्चर, जेठ जेठानी ऊपर के फ्लोर पे रहते हैं। केवल प्रॉपर्टी जो थोड़ी बहुत भी है वो या जेवर जो है सास के, उसके चक्कर में वो लोग उनसे जुड़े हुए हैं। सारा ध्यान ये रखती हैं, खाना पीना दवाई केयर टेकर सब कुछ वो काम जो है ये देखती हैं। अब क्या है कि जब ये कभी बाहर जाती हैं कहीं भी तो इनके जेठ जेठानी जो है पीछे से आते हैं, बात करते हैं जेठ सास से और कुछ ना कुछ सामान वामान ले जाते हैं। अब सास का क्या है कि अपना तो उठा के देंगी देंगी, इनका भी दे देंगी। ये कहेंगे तो कहेंगे मेरा घर भी तो है, मैं कहाँ जाऊँ। कई बार ये होता कह देते हैं भूल जाते हैं, उन्हें भूलने की बीमारी है। तो ये जो है फ्रस्ट्रेटेड हो रही हैं कि मतलब ऐसे हम कब तक लुटते रहेंगे, पैसे पहले ही नहीं है, बाहर नहीं रह सकते, रहना भी उसी घर में है, तभी तो आदमी एक कमरे में रह रहा है, ऑब्वियसली ये बात है ना। तो आप क्या करो, जो भी सामान आपका ऐसा है ना थोड़ा सा भी कीमती सा, जो आप देखती हो कि हाँ भाई ये ले जा सकते हैं या नहीं करना, आप अपना उन्हें ताले में बंद करके जाओ जब कभी जाओ तो ऐसे। या फिर दूसरा तरीका ये है कि सास को भी साथ ले जाओ, ना रहेंगे ना लेंगे, पूरे कमरे में ताला मार दो। तो इस तरीके से ही वो रुकेगा, हाँ तो नहीं तो नहीं रुकेगा। क्योंकि जो आप कर रहे हो ना, आप फंसे हुए हो लेकिन आप राइट, एथिकली राइट कर रहे हो कि वो आपके पति या आप अपनी सास को छोड़ नहीं रहे, इतनी परेशानी के बावजूद भी उनका आप कर रहे हो ना। अब ये उनकी गलती है कि जो कर रहा है उसके प्रति लॉयल रहने के बजाय दूसरे बेटा बहू के प्रति वही है। ये हमेशा घर में यही होता है बुड्ढों का। लेकिन आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक जा रहे हो, उसका तरीका यही है सामान बचाने का कि भैया ताले में बंद करके जाओ जितना पॉसिबल हो सके। उस चीज़ की बुराई भलाई मत देखो, फिर सास रोए पीटे भी ना कि भैया ये तब ताले में बंद कर जाती है वो, उनका छोड़ जाओ जो वो दे सकती हैं। अपना जो भी आपको लगता है ना कि ये नहीं देना है भाई, ये कि उठा के दे देंगे कुछ पता नहीं, वो सब ताले में बंद करके जाओ, जब आओ तब खोलो। नेक्स्ट है, हाय मैम मेरी प्रॉब्लम ये है कि मुझे डिस्क स्लिप है, रीढ़ की हड्डी में दिक्कत। तो डॉक्टर मुझे 14 घंटे का बेड रेस्ट बोला है। मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ, रूम लेके सिटी में रहती हूँ। मेरे हस्बैंड फोर्स में है। मेरे पापा मुझे मैके ले आए पर मेरी भाभियाँ गंदा बिहेव करती हैं। एक कहती है जितनी आपकी तबीयत ख़राब है उससे ज़्यादा मेरी ख़राब है, आप करना रही कमा रही हैं, आपको बेड रेस्ट मिल रहा है, मुझे नहीं। बच्चों को भी टाइम से टिफ़िन नहीं बनाना चाहती। पापा मम्मी बोलते हैं कि यहीं रहो, हम लोग व्यवस्था देंगे। मैं क्या करूँ, रहूँ या रूम पर चली जाऊँ। अपने पहले जाने से पहले पापा मम्मी से बात कर लो कि भैया आपने मेरी देखभाल करने की व्यवस्था अपने कंधे पे उठाई थी, तो भाभी पर वर्कलोड बढ़ा रहे हो, इसकी वजह से वो गंदा बिहेव मेरे से कर रही हैं। तो या तो मेरे बढ़े हुए काम के लिए कोई मेड रखो अलग से। भाई भाभी पे एक्स्ट्रा काम पड़ रहा है ना, उसकी भी तो फ्रस्ट्रेशन समझो। मिल तो उसे कुछ रहा नहीं, कोई मेडल नहीं मिलेगा कुछ नहीं, लेकिन उसका काम बढ़ गया। अब उसको लग रहा है कि मेरी भी तो तबीयत खराब है, मुझे तो कुछ नहीं मिल रहा। उसका ही पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करो। तो अपने सीधे कमरे पे जाने से पहले अपने माता पिता से कहो कि मेरा जो काम बढ़ा हुआ है उसके लिए आप मेड लगाओ ना, मेरी तबीयत खराब है तो उसकी भरना भाभी थोड़ी बढ़ेगी। तो ये है कि आप फैमिली के साथ भी रह लोगे, थोड़ी देखभाल ज़्यादा सी हो जाएगी। तबीयत खराब में लगता ही है कोई अपना अपने पास हो। अगर इस चीज़ को राज़ी नहीं होते तो फिर मेरी सलाह यही है कि फिर आप अपने रूम पे लौट जाओ, मेड लगा लो फिर फुल टाइम के लिए जो सारा काम करके दे। और हो सके तो अपने मम्मी या पापा में से किसी को बुला लो रहने के लिए, यहाँ पर आके आपकी देखभाल थोड़ी बहुत कर लेंगे वो। अब ये सौरभ हत्याकांड का बार बार आ रहा है, शायद ये एक ही आईडी है बार बार जो हो रहा है, लेकिन ये है मेरठ का ही। पर मेरठ बहुत बड़ा है और मुझे तो वैसे ही मेरी ज्योग्राफी बहुत ख़राब है, मुझे मेरठ के सारे हिस्सों का पता भी नहीं है। तो इसमें जो खबरें चल रही हैं वो कितनी सच या कितनी झूठ है उसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मैं भी फ़ोन में ही देख रही हूँ जो दिख रहा है, बाकी है बीभत्स कांड, इसमें कुछ कह नहीं सकते। दिमाग में जो होता है ना, कोई कोई जैसे सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या थी, बहुत लोग आत्महत्या करते हैं लेकिन उसकी एकदम स्ट्राइक कर गई थी, ये होता है। तो वही है, सिद्धार्थ शुक्ला मरा था जब लग रहा था ऐसा कि पता नहीं जैसे कोई अपना चला गया हो। तो कुछ लोगों की ये कुछ
या रेप केस होते हैं, आए दिन खबरें आती हैं अखबार में, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं कि वो एकदम दिमाग में बहुत दिनों तक आप सोचते रहते हो, कुछ ज़्यादा ही बीभत्स होते हैं। दिल्ली वाला था या कोलकाता का था, तो वो चीज़ें ये वही है कि इस वाले हत्याकांड का ना कुछ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है, कई चीज़ों पे सवाल खड़े कर दिए इसने, तो इस वजह से ये ज़्यादा अभी वायरल भी हो रही हैं चीज़ें। लेकिन इसमें कितना सही कितना गलत और कौन एक्चुअल में क्या था क्या नहीं, वो बात की बात है। लेकिन जो असल में हुआ है कि शव के टुकड़े हुए हैं, मारा गया है, ये सब चीज़ें तो हुई हैं ना, इसमें क्या ही झूठ होगा। तो गलत तो है ही है बहुत ज़्यादा। लेकिन इससे निकलने का तरीका वही है कि इससे रिलेटेड ज़्यादा रीलें देखो मत, तो धीरे धीरे जब आप देखोगे नहीं तो वो कम हो जाएंगे आपकी फीड में आने। बाकी जब कोई चीज़ वायरल होती है तो आती ही है, कितना भी आप बच लो। नेक्स्ट, सुनीता जी, वैसे तो आप कहेंगी कि दूर रहें ऐसे रिश्ते से, पर अपनी रियल सिस्टर की बात है, मेरे दी एंड जीजा जी ने अपने भाई बहन से रिश्ता ख़त्म कर रखा है, अब मुझे भी दूरी बना रखी है। कहते हैं कि मुझे बोलने का पता नहीं, जबकि मैं जॉइंट फैमिली में बहुत अच्छे से रहती हूँ और मायके में भी रिश्ता अच्छा रखना चाहती हूँ। जीजा जी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हैं। अब टॉक्सिक हैं जब आपको पता चल रहा है, आप रिश्ता रखने की कोशिश कर लो। आप कह रहे हो ना, आप कहोगे कि दूर रहो, मत रहो दूर। चलो मान लो मैं गलत कह रही हूँ या आपको नहीं लग रहा कि दूर रहना कोई ऑप्शन है। रिश्ते को अगर आप एक ही तरफ से करे जाओगे करे जाओगे करे जाओगे, दूसरा आदमी चाह ही नहीं रहा आगे कंटिन्यू करना, वो रिश्ता हो ही नहीं सकता। ठीक है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि छोड़ना नहीं है, मैं तो रिश्ता बनाऊंगी और मैं जॉइंट फैमिली में अच्छे से रहती हूँ तो मैं इन्हें भी बदल सकती हूँ, तो ट्राई कर लो, क्या पता बदल जाए। लेकिन अगर एक आदमी ने अपने भाई बहन छोड़ रखे हैं और वो आपसे भी अब कट रहा है, वो नहीं करेगा। जो अपने भाई बहन छोड़ सकता है वो पत्नी के भाई बहन छोड़ने में उसे कितनी देर लगेगी, सीधी बात ये है। तो नहीं करेंगे वो। बाकी आपकी मानसिक शांति और जीजा जी के साथ बहन के साथ रिश्ता, इन दोनों में से प्रायोरिटी में अगर बहन के साथ रिश्ता है तो कर लो पहले कोशिश। लेकिन बाद में मुझे अपडेट ज़रूर करना कि आपके जीजा जी चेंज हो गए और आपका रिश्ता चला या नहीं चला। और ये रिश्ते में ना एक प्रॉब्लम हो रहा है कि अगर आप लगे रहे इसे जोड़ने में, आपकी बहन को और अनावश्यक टेंशन होती रहेगी आपके और अपने पति के बीच में तालमेल बैठाने में। लेकिन कर लो ट्राई, क्या पता आप और आपकी बहन दोनों मिलकर रहें, उनके सामने आप अलग तरीके से बात करो, क्या पता चल जाए। चलो जी आगे। हाय दी, आपके व्लॉग शुरू से देखती हूँ, मुझे भी आपसे एक बात पूछनी है। मेरी शादी को 18 साल हो गए, मेरे 2 टाइम ट्विंस बच्चे हैं, 2 गर्ल्स और 2 बॉय, 17 और 14 साल के। मेरे हस्बैंड रोज़ सेक्स करते हैं, मुझे रोज़ रोज़ मन नहीं करता। मैंने बहुत समझाया लेकिन वो मानते नहीं, मैं क्या करूँ? ज़्यादा कहूँ तो लड़ाई शुरू हो जाती है, मैं बहुत थक जाती हूँ, क्या करूँ मैं, आप बताओ। थैंक यू दी। इसमें कोई क्या ही कर सकता है। कोई इसलिए परेशान है कि महीने भर देख नहीं करते, कोई इसलिए परेशान है कि रोज़ कर रहे हैं। अब इसमें आप कह ही सकते हो उन्हें प्यार से, किसी तरीके से समझा के, अपनी फिजिकल कंडीशन बता के, भाई डेली के बजाय 5 दिन हफ्ते का ये है तो कुछ कर लें तो ठीक, नहीं तो आप समझा ही सकते हो। जब आप बोल रहे हो लड़ाई हो रही है तो फिर ये है कि ज़्यादा कटोगे वो कहीं और बात ही होती है ना। जिसके शरीर में इतनी भूख है, आप नहीं करने को कर बोलोगे तो वो कहीं और मुंह मारेंगे, बात ये है। तो उन्हें आप बोल के प्यार से समझा ही सकते हो बस कि ठीक है जी, इतना नहीं इतना, बस ऐसे ऐसे, और क्या ही कर लोगे इसमें। नेक्स्ट आया है एक यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं वो, उनके बच्चे या छोटी, और उनका यही है कि सारा काम करते करते ही उनका टाइम निकल जाता है, सास ससुर जानबूझ के देर करते हैं, नौकर की तरह है, मतलब वो तैयारी कर ही ना पाए इतना उसे लेट करवा देंगे। जब आप देख रही हो ना कि कोई प्लान करके आपके अगेंस्ट काम कर रहा है तो फिर आपको अपोज करना होगा। सुबह अपना बना के रख दो कि भाई इतने बजे से इतने बजे तक मेरे को बैठना है, उससे पहले बता दो, नहीं खाना उसके बाद बताना, फिर मैं नहीं उठूंगी बीच में, स्ट्रिक्टली बोल दो एक बार। क्योंकि ये रोज रोज थोड़ी हो रही है यार यूपीएससी, कहाँ यूपीएससी निकल रही है, ट्यूशन निकलने के बाद ट्यूशन में जा रहे बच्चे, 3-3 साल अलग रह के कर रहे हैं, उनकी नहीं निकल रही, तो वो यही सोच रहे होंगे कि होना तो कुछ है नहीं इसका, और ये हमारे काम में कोताही बरतने के लिए कर रही है, तो आपको तो डबल प्रूव करने वाली बात है, तो भैया उसको सीरियसली तो लेना पड़ेगा। सीधे बोल दो कि 10 बजे तक मैं काम कर रही हूँ घर का, 10 बजे तक जो मुझसे बनवाना पकवाना कर लो, उसके बाद मैं 10 बजे से, मान लो आप 1 बजे तक पढ़ रहे हो, 12 बजे तक पढ़ रहे हो, 2 घंटे बाद मिलेगा, फिर मैं नहीं आने की या फिर खुद लेके खाना।
स्ट्रिक्टली बोल दो एक बार, क्योंकि तैयारी अगर करनी है तो फिर तो आपको कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो छूटेगा यार, एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिल पाती। हाय दी, आपका ब्लॉग बहुत टाइम से देख रही हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए। मेरे हस्बैंड के साथ कोई अच्छी बॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि वो मुझे हमेशा अपने परिवार से आइसोलेट फील करवाता है। सब चीज़ों में ठीक है, पर इमोशनल अटैचमेंट में उनका साथ ज़ीरो फील करती हूँ। वही मैं अपनी माँ पापा के साथ स्ट्रांगली अटैच्ड हूँ। मम्मी पापा की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है और मुझे डर लगता है कि उनका बात शायद हमारे पीहर में भी मुझे कोई ना पूछे, क्योंकि मेरी भाभी भी अपने मायके वालों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, हम लोगों के साथ फॉर्मेलिटी करती है। मैं उसके लिए और उसकी बेटियों के लिए बहुत कुछ किया, पर वो मुझे कुछ नहीं समझती, सब कुछ अपने भाभी को समझती है। मैं बिल्कुल अकेला फील करती हूँ दी। मम्मी के बाद किसका साथ अपना दुख शेयर करूँगी, समझ नहीं आता। आपका वीडियो देखकर मोटिवेट होती हूँ, पर मम्मी की बीमारी और उनका मरने के ख्याल से मन बहुत दुखी रहता है। प्लीज़ गाइड मी दी। देखो, पेरेंट्स हों या कोई भी हो, सदा ज़िंदगी के लिए तो यहाँ बैठेंगे नहीं, और आज आप उनकी बेटी हो, कल को आप किसी के पेरेंट बनने का भी रोल अदा करोगे ना। ये चीज़ जब से मुझे समझ में आई है तब से काफ़ी एक हिम्मत सी आ जाती है ऑटोमेटिकली, कि अभी तक हम दूसरों में अपनी खुशी ढूंढ रहे थे, दूसरों में ढूंढ रहे थे कि कोई हमारा ख्याल रखे, किसी से हम बातें शेयर करें। क्यों ना हम खुद वो बने, हम जिसका ख्याल रख रहे हों। कोई ना, हम वो चीज़ बने कि लोग हमसे अपनी बातें शेयर करके अपना मन हल्का कर लें, क्योंकि जो हमारे माँ बाप ने सारी ज़िंदगी किया, क्या अब वो हमारी बारी नहीं है करने की। तो बात ये है। बाकी जाना नहीं जाना उनका, या माँ बाप के जाने के बाद मैं का छूटना, ये कोई नई बात नहीं है, सामान्य बातें हैं, सभी की लाइफ में आती हैं। सभी इस झटके को झेलते हैं, कोई जल्दी उबर जाता है, कोई देर में उबरता है, लेकिन होता सबके साथ है। रही बात आपके हस्बैंड से इमोशनल बॉन्डिंग की, इमोशनल बॉन्डिंग अक्सर हम महिलाओं को जो लग रहा होता है कुछ और होता है, और पति की तरफ से जो होती है वो कुछ और होती है। अक्सर वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते, लेकिन जब शादी के इतने साल हो जाते हैं, बच्चे होते हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है कि वो आपसे इमोशनली अटैच ना हो सकता है ऐसी परिस्थिति ना आई हो कि वो कभी दिखा पाएँ, है ना। तो एक होता है ना कि अगर हम पहले से किसी से बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो हमारे लिए एक अच्छा बंदा, मतलब वो, अगर कोई उससे थोड़ा भी ऊपर नीचे या अलग तरीके का, तो हमें लगता है ये नहीं। अभी आप अपने मॉम डैड से इतनी ज़्यादा अटैच्ड हो, उनसे सारी बातें शेयर करते हो ना, आप वही एक्सपेक्ट कर रहे हो कि ये भी मेरे से ऐसे ही सुने, मेरे पति भी मुझे ऐसे ही समझे। लेकिन बहुत किस्मत से मिलता है माँ बाप जैसा पति, कि जो हमारी सारी बात सुन ले, समझ ले और उसके हिसाब से उसका इलाज निकाल दे। हर किसी को नहीं मिलता, तो जब नहीं मिला तो कोई बात नहीं, जो मिला है उसमें अच्छा ढूंढने की कोशिश करेंगे फिर हम। नेक्स्ट, मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं अकेली हूँ लाइफ में। हस्बैंड को उनकी माँ ने मेरे खिलाफ बहुत भड़काया, रिश्तेदारों को भी कुछ बोला। मैं यूएस में रहती हूँ, ये लोग इंडिया में। मैं अपने पक्ष में कभी कुछ बोल नहीं पाई। अब मेरे 2 डॉटर्स हैं, 20 और 22 साल की। हस्बैंड ने बहुत लेट डाउन किया, तो उनकी तरफ भी ज़्यादा फीलिंग नहीं है। नौकरी के लिए अब हम इंडिया में ही 2 अलग सिटीज़ में रहते हैं। इन लॉज बात नहीं कराते, ना मुझसे ना बच्चों से। पेरेंट्स बचपन से इमोशनली कोल्ड थे। बहुत अकेला लगता है, किसी को मेरा प्रॉब्लम नहीं लगता। क्यों कि मैं फाइनेंशियली वेल ऑफ हूँ। आई डोंट नीड एनी वन एल्स फॉर मेंटेनिंग माई लाइफ स्टाइल, पर बहुत बहुत अकेला लगता है। वैसे तो दिन भर बिजी रहती हूँ, पर अकेलापन खाता है मुझे। मेरे अपने बस मेरी 2 बेटियाँ हैं और वो काफ़ी हैं। आपके अपनी, आपकी 2 बेटियाँ हैं और वो काफ़ी हैं। लाइफ में अगर 2 क्या 1 भी अपना हो, वो काफ़ी होता है बजाय 20 के। ठीक। और दूसरा, जब आप फाइनेंशियली ठीक ठाक कंडीशन में हैं, अकेलापन फील करें, बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प के लिए तरस रहे होंगे। अपने आसपास निगाह घुमा के देखो, किसकी लाइफ में आप क्या बेटर कर सकती हो बिना कुछ लिए, उनसे बदले में करना शुरू करो। आपका अकेलापन ऐसे दूर हो जाएगा छू। आपको क्या लगता है, मैं यहाँ पे रहती हूँ, जब मैं इस घर में आई थी सेम चीज़ हुई थी मेरे साथ। मेरी 1-2 फ्रेंड और थी जिन्होंने अकेले जाके अपना घर ससुराल से अलग बनाया। सेम थॉट थे सबके मन में कि यार यहाँ पे सुकून तो है, अलग आ गए, लेकिन एक लोनलीनेस भी आ गई है लाइफ में। तब हंसी आती थी, मतलब मुझे तो इस बात पे हंसी आती थी कि चाहे लड़ने झगड़ने वाले ही हों, लेकिन यार लोग तो चाहिए आसपास। बात ये आती थी
कि चाहे खिलसने वाले हों, चाहे भुनने वाले हों, चाहे नेगेटिव वाइब देने वाले हों, लेकिन लोग तो चाहिए। यहाँ तो एकदम सन्नाटा सा हो गया, इतनी शांति लाइफ में हो गई एकदम ये वो। तो उस अकेलेपन का इलाज मैंने क्या निकाला, मैं जो फ़ोन के ज़रिए, मैं फिज़िकली नहीं मिल पा रही किसी से, तो मैं सोशली सबसे जुड़ी। ठीक है, अब सोशली जुड़ने का क्या है, देखो आप सबसे मिले या फिर आपने सबसे फ़ोन पे बात करी, एक फॉर्मल हाय हेलो हाल चाल पूछ लिए, कोई अपडेट लाइफ की है उनकी ले ली, अपनी दे दी, बस इतना भी अगर आप करते रहो ना तो आप सोशली कनेक्टेड रहते हो लोगों से। बाकी आपकी 2 बेटियां हैं वो काफ़ी हैं अपना कहने के लिए, अपनी फैमिली कहने के लिए, है ना। तो आप अभी तो उनकी जिम्मेदारियां निभाते निभाते ही आपका सब पूरा हो जाएगा लाइफ का सर्कल। तो इतना वो मत लो कि अकेलापन लगता है। अकेलापन तभी तक लगता है जब तक हम उसको फील कर रहे हैं। जिस दिन हम उसे एंजॉय करने लगते हैं ना, अकेलेपन में बहुत मज़ा आता है, सुकून, शांति। और जब आप चाहें तब उन लोगों से कनेक्ट करें, जब आप नहीं चाहें नहीं करें। ज़बरदस्ती आपको हर टाइम किसी का वो टॉर्चर झेलने की ज़रूरत नहीं है। आपको मन हो ना हो, आप कहीं बाहर से काम करके थके हुए आ रहे हो, पिस्ड ऑफ हो गर्मी से या फिर वर्क प्रेशर से, आके फिर आपको मुंह बने हुए नज़र आ रहे हैं, वो बेटर है या अब वाली लाइफ बेटर? आप सोच के देखो। अब आप आ रही हो, थकी आ रही हो, चाहे कैसे आ रही हो, आपका एक प्लीजेंट सा घर है जहाँ आपकी मर्ज़ी चलती है, आप अपने हिसाब से रहोगे, अपने हिसाब से काम करोगे, वो ज़्यादा सही है। अकेलापन एक भ्रांति है, अगर समझो तो टॉर्चर, अगर नहीं समझो उसे, ये मान के चलो कि बढ़िया है तो बढ़िया। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरा सवाल यह है कि हम 3 देवरानी जेठानी हैं, मैं बीच वाली हूँ और मैं और मेरी जेठानी, हम दोनों की गवर्नमेंट टीचर जॉब है। टीजीटी हिंदी हूँ और वह जेबीटी हैं, वह अलग रहती हैं, देवरानी भी अलग शहर में रहती है, मैं घर भी संभालती हूँ, सास ससुर भी मेरे पास रहते हैं, पापा जी भी बीपीओ रिटायर हैं, हस्बैंड की जॉब भी डिफेंस की है, सारा घर मैं ही संभालती हूँ, अंदर बाहर के भी सारे काम करने पड़ते हैं। मेरे ससुर जी बिस्तर पर हैं, बीमार रहते हैं। देवरानी जेठानी कहती है ससुर जी की सारी कमाई खा रही है। मैंने उससे कहा भी कि तुम ले जाओ, सेवा करो और खाओ, वो भी नहीं करती, फालतू का बकवास करते हैं। फिर दी मेरे सास को वो दोनों अच्छी लगती हैं, मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, क्यों? सीधी बात है, जो आपने अपने उनको बोला ना कि ले जाओ और सेवा करो, वहाँ करो। जब आपकी सास को आप बुरी लगती हो, जिन बातों की वजह से भी आपको लग रहा है कि आप बुरी लगती हो, उनसे भी सीधे कहो कि मैं इतनी बुरी हूँ, तो जो 2 भली हैं ना, वहाँ जाकर रहो, सेवा करवाओ, उन्हें ही दो जो देना है। मैं फिर हूँ ही नहीं पिक्चर में, एक तरफ हो जाओ। ये कोई तरीका नहीं होता कि काम करवाने के लिए मैं, रहने के लिए मैं जॉब के साथ सारा काम भी कर रही हूँ, लेकिन गुण गाओगे उन दोनों के। तो जिनके गुण गा रही हो, या तो वहाँ जाके रह लो, या यहाँ रह रही हो तो फिर नॉर्मल रहो, जैसे उनसे वैसे मेरे से। मुझे बुरा बनाने की कोई वो नहीं है, मैं इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं बाहर भी करूँ, यहाँ भी करूँ और उसके बाद फिर बातें भी सुनूँ फालतू की। एक बार उन्हें टाइट कर दो। नेक्स्ट है, मैम मेरी बेटी 7 इयर्स की है, उसकी फर्स्ट क्लास में स्कूल और सिटी में करवा दिया, इसने दिल नहीं लगाया, वो बीमार हो गई है, अस्थमा हो गया, पहले वाले स्कूल में ही जाना चाहती है, वहाँ पर हमें रेंट पर रहना पड़ेगा। इस करके ऐसे अपने घर आई, बट बेटी ने दिल नहीं लगाया, क्या करें, प्लीज़ हेल्प मी। अस्थमा का दिल लगने से कोई मतलब नहीं है, टेंशन से अस्थमा बढ़ जाता है, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन शुरुआत अस्थमा की टेंशन से होती है, ऐसा मुझे नहीं पता अभी तक, कहीं मैंने सुना नहीं ना पढ़ा। तो रही बात इसकी कि उसका मन नहीं लग रहा, तो देखो इसमें इन्होंने और दिया है कि फर्स्ट क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास की बच्ची है, तो अब थोड़ी सी मेहनत उसके साथ कर लो, थोड़ा सा उसकी मैम को उसकी प्रॉब्लम बताओ, थोड़ा सा वहाँ से उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगा, थोड़ा सा आप ज़्यादा टाइम बिताओ, लग जाएगा मन। लेकिन अगर वो पहली क्लास में एडजस्ट नहीं कर पा रही, सोचो बड़े होके कैसे करेगी। तो इतना ज़्यादा इस चीज़ को स्कूल से मत जोड़ो, सीरियस प्रॉब्लम है, अस्थमा का आप इलाज विलाज करवाओ, लेकिन ट्राई करो कि आपके बच्चे खुश रहे। ऐसा क्या था पुराने स्कूल में जो यहाँ नहीं है, उस चीज़ पे ध्यान दो, थोड़ा उनकी मैम को बता के रखो, रिक्वेस्ट के फॉर्म में बोलो, तो वो थोड़ा और प्यार से रखेंगे, भूल जाएगी कुछ दिन बाद पुराने स्कूल। देखो अब ये आया है स्कूल का है, मैं बेसिक में टीचर हूँ। हेलो दी, मेरा स्कूल में एक मेल टीचर पॉलिटिक्स करता रहता है, उसका रिकॉर्ड है, ना तो पढ़ाता है ना ही स्कूल का कोई भी काम करता है, दूसरों पे निगाह रखता है कौन काम नहीं कर रहा। जो आज तक उससे गलत बोला उसने अपने कॉन्टैक्ट यूज़ करके सस्पेंड करा दिया। न्यूज़पेपर वालों को बुला लेता है, सब टीचर्स को चिल करते हुए चुपके से फ़ोटो खींच लेता है।
इनडायरेक्ट थ्रेट देता है, हेड सर्विस से डरते हैं, स्टाफ नफरत करता है, उसे पैम्पर करने में मजबूर है, बेहद जाहिल इंसान है, कोई नॉलेज नहीं, पूरे स्कूल का माहौल ख़राब। मैंने सुना है सालों पहले एक आंगनवाड़ी को इतना एडवांटेज लिया कि वो जॉब छोड़ गई। इग्नोर करती हूँ पर बात नहीं बन रही, कैसे हैंडल करूँ। आज सब फीमेल टीचर्स का फ़ोन यूज़ करते हुए वीडियो वायरल करा दी, पता नहीं कैसे, विदाउट एनी रीज़न एट ऑल। हेल्प करो दी प्लीज़। देखो जी, बेसिक की नौकरी अपने आप में एक लड़ाई जैसी है। जब आदमी करने चलता है, जिस तरीके के आदेश, जिस तरीके के फरमान, जिस तरीके के कहना चाहिए हमें टर्म और कंडीशन दी जाती है ना काम करने के लिए, वो ऑटोमेटिक अपने आप में ही एक लड़ाई लड़ने के बराबर है। लेकिन पैसा कमाना कहीं पे भी आसान नहीं है, ये मैं हमेशा ही कहती हूँ सबसे। तो ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ जॉब, लेकिन चेरी ऑन द केक वो हो जाता है जब ऐसा कोई महान हमारे स्टाफ में आ जाए। ठीक है, अब इसमें आप स्कूल में क्या कर रहे हो, एक होती है हमारी नैतिक जिम्मेदारी, हमने उसको ध्यान में रखते हुए हम अपने स्कूल में कर रहे हैं। लेकिन एक होता है आपका मिनट मिनट पे बिग बॉस के कैमरे की तरह आपकी हर एक हरकत को कैप्चर किया जा रहा है। वो प्रेशर अनेबल हो जाते हैं हम कि भाई इसको कैसे हैंडल करें। ठीक है, वो सही है, लेकिन अगर अब ऐसा हो गया तो देखो, अब हमारे यहाँ पे एक किस्सा चल रहा है कि जो आप बता रहे हो ना कॉन्टैक्ट का वो करके सस्पेंड करा दिया, ये वो बहुत ऊंची सोर्स वाला बंदा है और उसकी नाक में दम किया हुआ है एक शिक्षा मित्र ने। उसके ना तो उसका पति है शिक्षा मित्र का, ना उनके कोई वैसे बैकअप है कि बहुत पैसा है कुछ है, अपने दम पे। लेकिन लिटरली कहूँ, नाक में दम कर दिया ऐसे ही उनके कि जो कहते हैं ना सोर्स, मेरी पहचान, मेरी पहुंच। अगर कोई कैड़ा किसी दिन फंस गया, उसकी जान को, अपनी इज्जत और नाक दोनों बचानी भारी पड़ जाती हैं ऐसे इंसान के लिए। लेकिन उस कैड़े बनने के लिए, फंसने के लिए आपको अपना घर परिवार, चैन सुकून सब हराम करना पड़ेगा। वो कौन करे? बात यही आती है ना, यहाँ स्टाफ में किसी से डर तो है नहीं, बात ये आती है कि अपने घर तक का सुकून कौन हराम करे लड़ाई मोल के, इसलिए आप उसे अवॉइड करना चाहते हो। अब क्या है, कई बार ट्रांसफ़र मिलता है, कई बार नहीं मिलता, आप रह भी वहीं रहे हो। जो काम वो कर रहा है, वीडियो बना ली आपकी, या इस तरीके की कह रहे हो चिल करते हुए फ़ोटो खींच ली, जब वो पढ़ाता नहीं है उस टाइम की आप भी तो बना सकते हो कि स्कूल टाइम में ये है ही नहीं, क्लास में ही नहीं है, वो भी तो वेला घूम रहा है। जब वो वीडियो बना सकता है, आप भी बना सकते हो। वो वीडियो आपकी कहीं पे वायरल करा सकता है, डाल सकता है, आप भी डाल सकते हो सोशल मीडिया पे। रही बात कांटेक्ट की, ये वो अपना काम यथासंभव इतना पक्का रखो, और कि जब तक कोई वो ना आए कि अगर कोई कहे भी, आप पे उंगली भी उठाए ना, तो आपके पास अपने पक्ष में रखने के लिए दलीलें हों, कागज़ हों, काम है अपने पक्के आपको रखने ही पड़ेंगे, दूसरा कोई ऑप्शन होता नहीं इसमें। ठीक है ना। बाकी ऐसे व्यक्ति से सच में येन केन प्रकारेण चाहे कुछ भी करके यहाँ से निकलना पड़े, निकल जाओ तो ज़्यादा भला है। क्योंकि ऐसा आदमी के साथ बात वही है, नौकरी तो आप कर लोगे, ऐसा तो नहीं है कि नौकरी को छुड़वा देगा। गलत है तो वो गलत है, अगर हम सही हैं तो नौकरी तो हमारी रहेगी। लेकिन बात ये होती है कि वो नौकरी फिर 7 घंटे की ना होकर 24 घंटे की हो जाती है। घर आने के बाद भी हमारे दिमाग में टेंशन रहती है, और जो वो 7 घंटे हम वहाँ बिता रहे हैं, 6 घंटे वहाँ बिता रहे हैं, वो एक्सट्रीम टेंशन में जाते हैं। तो उसका मेन वो वही है कि भैया किसी भी तरीके से निकलने की कोशिश अपनी पूरी जारी रखो। बाकी जो वो कर रहा है कर आप भी सकते हो, फोटो वीडियो 1-2 आपके पास भी उसके लूज पॉइंट होंगे, अपने आप थोड़ा अकड़ ढीली पड़ जाएगी। नेक्स्ट सुनीता मैम, आप बहुत समझदार हो, कितना अच्छा सब मैनेज कर रहे हो। मैडम कमियां तो हर इंसान में होती हैं, परफेक्ट कोई नहीं है। आप अपने बारे में बताओ थोड़ा, आपके हस्बैंड पहले सॉरी बोलते हैं या आप? क्या शादी की स्टार्टिंग में आपको क्या दिक्कतें आई थी, कैसे मैनेज किया, कौन ज़्यादा गुस्सा करता है, घर के खर्चे के हिसाब किताब आप दोनों किस तरह से करते हैं, आपके हस्बैंड कैसे अपने परिवार के साथ, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, वो ज़्यादा सपोर्ट किसको करते हैं? इन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर एक की कहानी अलग होती है। और जो कुछ भी हुआ वो अब मैं कह सकती हूँ प्राउडली कि वो पास्ट है, उसको मैंने बिल्कुल चेंज कर दी। जो भी चीज़ें नहीं थी ठीक मेरे हिसाब से, मैंने वो सब कुछ चेंज कर दिया। ठीक है ना। तो अब जो है वो बेस्ट है और बिल्कुल ठीक चल रहा है सब।
रही बात जो अभी करंट से जुड़ा हुआ है कि हम घर के खर्चे कैसे मैनेज करते हैं, तो कमा दोनों रहे हैं, खर्च किसी के भी अकाउंट में से फिक्स है कि इस अकाउंट में से इसका चेक लगना, उस अकाउंट में से उस खर्चे की पूर्ति होनी है, घर खर्च यहाँ से होना है, तो वो करते रहते हैं। सारा बाहर का जो है वो करते हैं। कुल मिला के मुझे बस कमाने का पता होता है, और खर्चा जो है ऑटोमेटिक एक आदतन इतना लिमिटेड है कि हम कोई बजट नहीं बनाते कि इतने हज़ार में हमें सिमेटना है। कुछ है सिंपल सा है, जिस चीज़ की ज़रूरत है, जितनी ज़रूरत है उतनी आ जाएगी बस, और एक लमसम हमारा उतने में सिमट जाता है। फिजूल खर्ची की आदत ना उनकी है, सोच समझ के खर्च करते हैं, जहाँ पर हमें पता है कि हम ये खर्च क्यों कर रहे हैं, उतना करते हैं तो निपट जाता है। ऐसे कुछ प्लानिंग नहीं होती। उन्होंने कुछ कहा, मैंने सुन लिया, मैंने कुछ कहा, उन्होंने सुन लिया। एक दूसरे की बात, सिंपल सी बात है, एक विश्वास है कि अगर इन्होंने कहा है तो कुछ मतलब होगा उस बात का, तो फिर हम उसे काटते नहीं। बस इतनी सी है कि अगर एक ने कोई बात कह दी, हमारा मन नहीं भी है, तो फिर एक विश्वास हो जाता है कि इसने बोला है तो बात सही होगी या कुछ सोच के ही कहा होगा, तो लेट इट बी। उस बार को फिर हम छोड़ देंगे अपनी बात। हर बार फिर ऐसा होता नहीं। दूसरे पे भी तो प्रेशर आता है कि यार ये कह रही थी वो करना है, मैंने बोला ये करना है तो इसने कर लिया। अगली बार भी वो यही कि बहुत विश्वास करती है, सोच समझ के डिसीजन लो, ये वाली चीज़ आ जाती है। तो ये एक अनकही अंडरस्टैंडिंग होती है जो सालों में जाके बनती है, सो बन गई अब। हेलो नमस्ते सुनीता जी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने अपनी सारी जिम्मेदारी निभाई, फिर भी मेरे सास देवर देवरानी का उदासीन व्यवहार बहुत अखरता है। काफ़ी कोशिश की लेकिन उनकी बदतमीजी नहीं भूल पाती। ईश्वर से प्रार्थना भी की पर कोई संतुष्टि नहीं मिली। क्या करूं? आपकी तरह मेरे पास भी 2 बेटियां हैं पर उनका अपने बेटे के कारण दुर्व्यवहार सहन नहीं होता। हर्ट होती हूँ बार बार। क्या करूं प्लीज़ बताना। भाड़ में भेजो उन्हें सबको, सिंपल है। अरे आपने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, तब भी मुंह बन रहे हैं तो बना लेने दो। ऐसे लोगों को क्यों क्यों ही रखना है। परिवार होता है, मैं हमेशा कहती हूँ परिवार होता है, आपकी खुशी में खुश हो, आपके दुख में आपके साथ खड़ा हो। जो ये नहीं कर रहा हो परिवार नहीं है, उसके चक्कर में अपना दिमाग खराब करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हाथ पकड़ के मरेगा कोई नहीं हमारे साथ। और रही बात बुढ़ापे तक साथ रहने की, कितना भी किसी को पकड़ लो, गिने चुने ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ उनके परिवार के लोग, रिश्तेदार एंड टाइम तक सच्चे मन से खड़े हुए होते हैं। बाकी वही होता है कि काट दिया आगे, ठीक है ना। ऐसे अगर आपके लाइफ में 2 रिश्ते भी हैं ना तो वो काफ़ी है। बाकी अगर जब इतना करने के बाद भी आदमी नहीं दे रहा रिस्पॉन्स, तो कब तक पत्थर में सिर मारते रहोगे। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, अपनी बेटियों के साथ खुश रहो, उनका बेटा उन्हें मुबारक। जब आप खुश रहने लगोगे ना, अपने आप बैंड बज जाती है ऐसे लोगों की। उन्हें जब तक ये लगता है ना हमारे कहने से ऐसा फ़र्क पड़ रहा है, वो और कहेंगे और बिहेवियर करेंगे और ऐसी चीज़ें करेंगे जिससे आप पिंचो। जिस दिन उन्हें ये समझ में आ गया कि भैया इसको फ़र्क नहीं पड़ता, हम चाहे कुछ भी कर लें, ये तो अपनी लाइफ में मस्त है, उस दिन से वो करना भी छोड़ देते हैं। फिर उन्हें भी ये समझ में आ जाता है कि पत्थर पे सिर नहीं मारना, पर आपको नहीं समझ में आ रहा। बात यही होती है, जो करने वाले होते हैं ना उनको नहीं समझ में आ रहा होता हम कहाँ मार रहे हैं। जो स्मार्ट होते हैं ना, जो असलियत में परेशान कर रहे होते हैं, उन्हें एक बार में समझ में आ जाता है, अच्छा इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, चलो अभी से नहीं परेशान करते, किसी और को करेंगे। वो लोग बड़े स्मार्ट होते हैं इस बारे में। नेक्स्ट डी, हमारी बेटी को साइंस में इंटरेस्ट है लेकिन वह समझ नहीं पा रही है कौन सा सब्जेक्ट ले, क्योंकि कोई कहता है कॉमर्स में काफ़ी लाइन है, साइंस में नहीं है। लेकिन कॉमर्स में तो उसका मैथ आती नहीं, काम आती है, कुछ समझ जाते हैं, कुछ सॉल्यूशन बताइए। मेरी बेटी साइंस में क्या क्या कर सकती है। देखो, इस कन्फ्यूजन के चलते मैंने भी अपनी कई गलत डिसीजन लिए हैं स्टडी में। लेकिन बात यह है कि कोई भी अगर आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो और वो आपका अच्छा है, किसी भी सब्जेक्ट में आपको उसमें मिल जाएंगे कमाने खाने के मौके। अगर कहीं प्रोफेशनल में नहीं भी हुआ, किसी बिजनेस में या अपना सेल्फ कुछ करने का, तो भी हर सब्जेक्ट के टीचर होते हैं। इंटर कॉलेज में, डिग्री कॉलेज में, उनके लिए क्या चाहिए होता है, उस सब्जेक्ट पे कमांड। तो आपके बच्चे का जिस भी विषय में इंटरेस्ट है, अगर उसको सच में उसमें इंटरेस्ट है और वो उसी को जी लगा के पढ़े, तो करियर तो हर सब्जेक्ट से बन जाएगा। कोई ऐसा सब्जेक्ट ही नहीं है जिससे नहीं बनेगा। साइंस वालों के लिए ढेरों ऑप्शन है, टीचिंग के अलावा भी, है ना। लेकिन अगर बिना इंटरेस्ट के वो कॉमर्स लेगी, मैथ उसका वीक है, तो वो हम बढ़िया परफॉर्म कर नहीं पाने की, ना वो इधर की रहेगी ना उधर की। तो अगर साइंस में इंटरेस्ट है, जम के पढ़े साइंस। उसके बाद बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, उसे जिसमें स्ट्रीम में जाना है फिर उसमें जम के पढ़ाई करे, है ना। तो
ऐसा नहीं है कि ये छोड़ेंगे तभी बात बनेगी। जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है उसी में जम के पढ़ने दो, नेट वगैरह कर लेगी, कहीं नहीं होगा टीचिंग जॉब में आगे जाके हो जाएगा कि मैं इस सब्जेक्ट की मैं मास्टर हूँ, बात ये होती है। तो जब आप एक्सीलेंस, वही जो रेंचो का कहना है कि एक्सीलेंस के पीछे भागोगे सफलता तो खुद आ जाएगी झक मार के। तो जिसमें आप अच्छे हो वो करो, ये मत देखो कि इसमें ज़्यादा लाइन है उसमें ज़्यादा लाइन है। ज़्यादा लाइन है तो ज़्यादा जाने वाले भी होंगे ना, अगर ऐसा है भी तो। और वो लोग हो सकता है वो ऐसे हों जिनका उसमें इंटरेस्ट भी हो, तो फिर आप पीछे नहीं रह जाओगे। नेक्स्ट, दीदी मैं बहुत परेशान हूँ मेंटली और फिजिकली। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं, तब से लेके आज तक परेशानी मारपीट के अलावा कुछ मिला ही नहीं। अच्छा खासा दुकान चल रहा था, उसको भी दोस्ती यारी में मोटा रकम देकर बैठ गए। बोलने पर बोलते हैं मेरा पैसा है तुम्हारा नहीं। बात यहाँ तक पहुँच गई कि मेरा सारा गहना गिरवी रख दिए और वो भी बिना बताए। अब बोल रहे हैं ज़मीन बेच देंगे, वो भी उनके नाम से है। हम जब भी बोलते हैं तो उनके घर वाले हम ही को चुप रहने के लिए बोलते थे और आज सब कुछ बर्बाद हो गया। मेरे तीनों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा है तो कोई नहीं है साथ देने वाला। सब बोलते हैं पीटो, उसके पीटने से क्या होगा दीदी, आगे हम क्या करें, कुछ समझ नहीं आता, प्लीज़ रिप्लाई। घर के कागज़ ना ऐसी जगह रख दो जो उन्हें मिले ही ना, ठीक है। और कर सको तो दूसरा काम ये कर सकते हो, प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू ही बेचेंगे अपनी वो जो भी ज़मीन है, जहाँ भी जा रहे हैं जो भी है उनको, चाहे आपको अपने पास से पैसे ऑफर करने पड़े कि भैया ये जितने देंगे ना बेचने का तो इनके चक्कर में मत पड़ियो, या फिर एक वो रिक्वेस्ट के फॉर्म में कि भैया मेरे बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, ये ज़मीन बिकनी नहीं चाहिए। तो हालांकि उसके तो धंधे का नुकसान है, लेकिन आप कहीं ना कहीं बैक फुट पे रह के खेल सकती हो कि अगर वो सीधे सीधे नहीं मान रहे, आप ये मेक श्योर करो कि वो बेच ना पाए। और कोई ऑप्शन आपके पास देखो बचा नहीं, और अगर ये भी चली गई तो सच में नहीं बचेगा। तो आपको येन केन प्रकारेण कहना चाहिए, रोकनी ही पड़ेगी उस ज़मीन को बिकने से कि भाई ये नहीं बेचो, चाहे कैसे ही प्यार से समझा लो, कुछ कह लो। अब ये कह रहे हैं ना कि ये तो मेरे ही है तेरा थोड़ी है, तो बच्चे दिखाओ ना कि बच्चे भी तुम्हारे ही हैं, ये नहीं दिख रहे क्या, क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे, और किस लिए बेच रहे हो, कोई इमरजेंसी हो तब भी समझ में आए। वहीं यूं ही। और फिर ये बताओ कि मान लो तुमने बेच दी, फिर उसका पैसा भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या बेचोगे, खुद को या मुझे, कुछ तो छोड़ दो। पिन पॉइंटेड बात करके रखो कि आपकी बात जेन्युइन लगेगी कि भैया कह तो सही रही है। ये सोच के यही बोलना ना कि मतलब ये तो मान लो तुमने ये भी बेच दी, कितने साल चल जाएगा उसका पैसा, वो भी खत्म हो जाएगा, फिर क्या बेचोगे, खुद को, मुझे या बच्चों को। कुछ तो छोड़ दो इनके लिए कि बड़े होकर तुम्हें गालियां ना निकालें, क्या पता समझ में आ जाए। समझा ही सकते हो, दैट्स ऑल यू कैन डू। एक आया है कि मेरी भी एक प्रॉब्लम है, आप जानती होंगी, बीइंग एन इंचार्ज हर दिन एक नया ऑर्डर मिलता है। सारे असिस्टेंट टीचर आपकी तरह हेल्पिंग नहीं होते, काम तो फिर भी जैसे तैसे हो ही जाते हैं, पर इतने सारे डिपार्टमेंटल काम की प्रेशर की वजह से एंजाइटी होती है। हाउ टू डील विद इट प्लीज़ बताइएगा, आई होप आप रिप्लाई करेंगी। देखो, एक सिंपल सा ब्रह्म वाक्य याद कर लो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई जॉब। एक प्राइवेट टीचर को जो सैलरी मिलती है और एक हमें जो सैलरी मिलती है, अगर आप उसका कंपैरिजन करके देखो ना, तो उसके हिसाब से आपको एक विश्वास अपने ऊपर आएगा कि जब आप उन हज़ारों फॉर्म जिन्होंने भरे थे या कंपटीशन में जो हज़ारों लोग बैठे थे, उनमें से कुछ लोगों को चुन के सरकारी नौकरी के लिए भेजा जाता है ना। तो आप उन लोगों से बेटर हो, इसलिए आप आज गवर्नमेंट जॉब में बैठे हो। और अपने बेटरमेंट को, हम क्यों बेटर हैं उसको हमें प्रूव करके दिखाना होता है हर दिन हर कदम पे। भले ही कोई कुछ भी कहे कि सरकारी तो फ्री की नौकरी ले रहे हैं, फ्री का तनख्वाह ले रहे हैं, बात यही होती है कि वो सरकारी तक पहुँचे तो कुछ तो अलग करा होगा ना उन्होंने। तो जब आप अपने आप को ऐसे कॉन्फिडेंट करोगे ना कि हम स्पेशल हैं, इसीलिए हमें स्पेशल काम मिलते हैं, मुश्किल काम मिलते हैं। मुश्किल काम किसे दिए जाते हैं, जो कर सकता है उसी को। तो ऐसे करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। और दूसरा, जितने भी अभी तक आपके नौकरी में ऐसे टास्क आए होंगे जिसमें इधर उधर के उल्टे सीधे आदेश आए हों, जिनको प्रैक्टिकली पहली नज़र में तो ये लगता है पूरे कैसे होंगे, लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द टास्क आपने करके दिए होंगे वो सब, उन सबको याद करो, एक कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है कि यार कर तो लेंगी। तो मेरे यहाँ तो सब मतलब वो कहते हैं कि अरे हम तो बेसिक के टीचर हैं, हमसे भी नहीं होगा तो किससे होगा, ऐसा कोई काम है जो हम ना कर सकें, वो वाली बात आती है। तो इसको एज अ कॉम्प्लीमेंट लो, एज अ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के एक कारक के रूप में लो,
एंजाइटी मत पालो, क्योंकि एंजाइटी से होना कुछ नहीं है। जो काम आप अच्छे से कर सकते होंगे ना, शायद वो भी बिगड़ जाए। तो बस एक बात याद रखा करो, इट इज़ अ पार्ट ऑफ आवर जॉब। करना है, हमारी जॉब का हिस्सा है बस। आप अपने को मेंटेन कैसे रखते हैं, हर चीज़ में परफेक्ट कैसे रहते हैं, प्लीज़ आंसर। कहाँ परफेक्ट हूँ यार, हर चीज़ में कमियां लगती हैं मुझे तो अपनी, हर चीज़ में। मेरे लिए, मैं अपने आप को हमेशा बोलती हूँ जैक ऑफ ऑल बट मास्टर ऑफ नन। वो वाली एक आती है ना कहावत इंग्लिश की, आता सब कुछ है पर अगर कोई क्या मास्टर हूँ इस चीज़ में तो वो कुछ नहीं, काम चलाओ सारी चीज़ें आती हैं। तो मुझे तो हमेशा लगता है कि मैं हर काम में इम्परफेक्ट हूँ। परफेक्ट कहाँ से हूँ। बाकी ये है कि मेंटेन कैसे रखना, अगर आपका वो पूछने का मतलब वज़न से है तो कुछ जेनेटिक है और कुछ डाइट है, कि खाती इस तरीके से हूँ कि वज़न मेंटेन ही रहता है, उससे ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है। मैम प्लीज़ आप बेटियों के साथ बॉन्ड अच्छा कैसे रहे इस पर वीडियो बनाएं। मैं अपनी बच्चियों पर बहुत गुस्सा करती हूँ, उनके पीरियड डेज में तो उन पर बहुत गुस्सा करती हूँ कि वो सब गंदा कर देंगी, पर मैं ऐसी हूँ नहीं। मैम कैसे उनके साथ बॉन्ड अच्छा हो। अभी तो मैं भी स्ट्रगल ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरी लड़कियाँ भी अब बढ़ती उम्र में जा रही हैं और मेरे जो उनके साथ टाइम और इंटरेक्शन था ना, वो पढ़ाई की वजह से ज़्यादा होता था, और वो पढ़ाई अब धीरे धीरे खुद करने लगी, तो हमारा खुद का टाइम इतना कम होता जा रहा है आपस में, जो हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ आपस में बात कर रहे हैं। तो अभी तो मैं ही स्ट्रगल कर रही हूँ इस चीज़ में कि कहीं मेरा और उनका बॉन्ड वीक ना हो जाए, मुझे ये डर लगता है। तो इस पे मैं आपको कुछ बताने की कंडीशन में अभी हूँ नहीं। ये है दी, कैसे पता करें कि साइटिका है या कमर दर्द। कमर दर्द बीच में होता है रीढ़ की हड्डी में, साइटिका साइड वाले गड्ढे में होता है कूल्हे के ऊपर, और फिर वो पैर की तरफ जाता है। सिंपल सी पहचान है। चलो, मॉर्निंग में झुका भी नहीं जाता, बहुत कमर दर्द रहती है, तो उसी से पता लगा लो कि सेंटर में हो रहा है या साइड में हो रहा है। नेक्स्ट, मैम मैं बड़ी हूँ, बहन छोटी है, लेकिन वो इतना सुनाती है मुझे जब मैं ससुराल से मायके जाती हूँ, जैसे कि तेरे घर वाले शो ऑफ करते, तू ऐसे वैसे। मैं सुन के इग्नोर करती हूँ कि वो झगड़ने में तेज है, मैं नहीं। वो अनमैरिड है। इवन फ़ोन से माँ से बात हो रही थी तो माँ ने उसे कहा कि दी से बात करो, मैं माँ से आती हूँ जा रहा, तो उसने फ़ोन हाथ में लिया रखा 10 मिनट के लिए, लेकिन बात नहीं की। और तो और बुआ थी वहाँ पे, उनसे बात कर रही थी, हंस हंस के सुना रही थी फ़ोन पे। जब मैं आई तो दे दी। मैंने भी इग्नोर किया, लेकिन वो हमेशा यही करती है, और कुछ कहो तो झगड़ा करने लगती है, बाद बैड बैड करने लगती है, बड़बड़। बस मैं पूछ रही हूँ कि कैसे डील किया जाए, क्योंकि वो तो सुधरने से रही। उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दो, सिंपल यही है, उसकी भाषा में जवाब देना शुरू कर दो। और अगर वो बात करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो आप भी अपनी तरफ से लिमिटेड बातें करो। कितना भी खींचोगे रिश्ता बना रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं। नेक्स्ट है, मेरे पिछले 9 महीने से पैर कमर और गर्दन जब सा सब जगह दर्द है। डॉक्टर भी अब तो ये बोलते हैं कि सब टेंशन की वजह से है। पिछले 5 महीने से इसी वजह से छुट्टी पर भी रही, पर ससुराल वालों को कोई मतलब नहीं। दर्द तकलीफ में है कोई कितने में, मेरे से कुछ महीने तो लगड़ा के ही चला जाता था, तब भी सास ये नहीं बोली कि स्कूल और बच्चा कैसे करती है, मैं आ जाऊं कुछ दिन। ऐसे लोगों के साथ कैसे रहें, आप ही बताएं, जो अपने होने का ढोंग करते हो। सास को नौकरी से अब कोई मतलब नहीं, बस वो तो खेत और बस भैंस का काम करवाने वाली बहू चाहिए। 4 महीने से देवर की शादी भी हो गई, वो झाड़ू पोछा और खाना इसके अलावा कुछ नहीं करती, पर वो फिर भी भली लगती है क्योंकि देवर तेज है। पति हमेशा मुझे ही समझाते हैं, दबाते हैं कि कोई बात नहीं, इनमें इतना ही दिमाग है, दूसरी आएगी तब सब सुधर जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी कुछ महीने हुए हैं, वेट कर लो, होएगा। सही कह रहे हैं आपके पति। बाकी ये है कि जो दर्द और वो बता रहे हो ना, वो एग्जैक्टली वास्तव में टेंशन की वजह से हो जाता है। अपने आप को दिमाग से फ्री रखने की कोशिश करो, नहीं तो ये बढ़ता जाएगा। और इसके आप कितनी भी दवाई कर लेना, जो स्ट्रेस की वजह से बॉडी पेन या कंधे में या सर्वाइकल समझो या साइटिका उठता है ना, वो नहीं होता सही। सर्वाइकल का तो आप लिख के ले लो, जब तक आप स्ट्रेस से छुट्टी नहीं पा लेते वो नहीं होता सही। तो आपको इस सबसे दिमाग हटाना ही पड़ेगा कैसे भी करके। नेक्स्ट, मैं अपनी मदर इन लॉ के बिहेवियर से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। बहुत रूड हैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बॉन्ड से जिलस होती हैं, ना ही हमें साथ में खाना खाने देती हैं, ना ही कहीं बाहर जाने देती हैं, कार में भी उनके साथ आगे बैठने नहीं देती। अब मैं थक चुकी हूँ, उनके साथ रहना नहीं चाहती, बट मेरे हस्बैंड अकेले बेटे हैं इसलिए उनसे सेपरेट होकर नहीं रहना चाहते मेरे हस्बैंड, पर वो भी उनसे परेशान है। बट जब अब मैंने उनसे सेपरेट होने की बात बोली है तो मेरे हस्बैंड का बिहेवियर मेरे लिए एकदम चेंज हो गया है, एकदम से अगेंस्ट हो गए हैं मेरे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मैं अपनी मदर इन लॉ के साथ नहीं रह पा रही हूँ और सेपरेट भी नहीं हो पा रही हूँ। अकेले हैं ना, दिक्कत वो है, वो भी तो फंसे हुए हैं दोनों तरफ से।
उसमें आप देखो बीच का एक वो मैंने अभी ना आर्टिकल पढ़ा था कि पति, उसमें वो लड़के की तरफ से था कि शुरुआत में सब अच्छा चला, फिर उसकी माँ और बीवी उनके बीच में क्लैशेज होने शुरू हुए, उसको घर जाने में डर लगने लगा, टेंशन होने लगी। जब उसने अपने पिता से वो सलाह ली कि क्या करूं, तब उसके पिता ने बोला कि इस स्थिति से हर पुरुष को गुजरना पड़ता है, और तू ना कुछ दिन के लिए चला जा, किसी होटल में रह, और यहाँ कह दियो कि मैंने तुमसे बैठा के बात करी थी। पहले उसने बैठा के अपनी माँ और बहन को बात करी कि तुम लोग आपस में जो भी है वो सुलझाओ, नहीं तो मुझसे नहीं हैंडल हो रहा। फिर उनमें लड़ाइयाँ शुरू हो गई, तो उसके पिता ने उसे सलाह दी कि तू कुछ दिन के लिए चला जा और वापस मत आइयो जब तक ये दोनों बिल्कुल मांगने ना लगे कि नहीं तुम आ जाओ, हम सही से रह लेंगे। और वो वास्तव में चला गया। जब वो उन दोनों को समझ में आया कि बेटा भी चला गया और उधर उसको लग रहा है कि पति चला गया, हमारे आपस के क्लैशेस की वजह से दोनों लाइन पे आ गए और फिर उनके तालमेल बैठ गया। फिर तब से लेके अब तक वो चल रहा है। तो उसके पति ने भी, जो उसका मतलब लड़के का बाप था, उसने सेम चीज़ करी होगी, सेम चीज़ उसने अपने बेटे को सलाह दी और वहाँ से वो सब शांत हो गया। कई बार सास को भी और बहू को भी समझ नहीं आता कि बीच में बेटा कितना पिस रहा है, और वो अपने अपने मुद्दों पे अड़ी हुई होती हैं। कई बार वो सही भी होती हैं, लेकिन अब जैसे आपकी सास का है बिहेवियर कि शादी कर दी, खाना नहीं खाने दे रहे साथ में, या कहीं आगे की फ्रंट सीट पे बैठने नहीं दे रहे, तो यहाँ वो गलत है। तो आप उनको बजाय हस्बैंड को बीच में लाने के, आप उनसे डायरेक्ट बात करो कि भाई शादी करी क्यों थी, मैं पीछे बैठूंगी क्या? आजकल कौन बैठता है? कुछ भी है कि जो बातें मम्मी गलत हैं वो गलत हैं, उनसे सीधे ये बोलो कि हम अकेले बेटा बहू हैं, आपको छोड़ के भी नहीं जा सकते, लेकिन आप इसका नाजायज फायदा तो मत उठाओ। आप इतनी बड़ी हो, मैच्योर हो, कुछ तो सोचो कि लाइफ पार्टनर है तो हमें कुछ तो टाइम बॉन्डिंग बनाने में कुछ करना तो पड़ेगा, कोई स्टेप लेने पड़ेंगे। तो आप हर चीज़ में ऐसे घुसोगे तो हमारा रिश्ता कैसे मजबूत होगा, क्या होगा? और अगर हमारा रिश्ता मजबूत नहीं होता, उसके सरकमस्टेंसेस तो आप जानती ही होंगी ना, क्या क्या हो सकता है। तो फिर आप उसके लिए चाह रहे हो क्या? एक बार उनसे बैठ के तसल्ली से बात कर लो, तीनों लोग, या फिर आप और आपकी सासू माँ। क्योंकि जब आप किसी को छोड़ नहीं सकते तो फिर बीच का रास्ता निकालना होता है कि भाई रहना तो है सुकून से, तू भी रहे हम भी रहे, कैसा ऐसा रास्ता निकले। थोड़ी सी भी सेंसिबल होंगी तो जब आप क्लियर बात करोगी सोच समझ जाएंगी, मुंह बनेगा ऑब्वियसली कुछ देर के लिए, लेकिन हो सकता है फिर अगली बार मुंह बना के बैठे लेकिन पीछे बैठ जाए और आपको बैठने दें आगे। तब आपको ये नहीं कहना कि नहीं मम्मी बैठ जाओ बैठ जाओ। आप जो चाहती थी एग्जैक्ट वो हो रहा है तो फिर होने देना। आपके हस्बैंड भी समझ जाएंगे कि चल भाई इसने अपने आप डील कर लिया, ठीक है ना? तो पहले कोशिश कर लो कुछ रास्ता बीच का निकले, ताकि आपके हस्बैंड जो बीच में फंस गए हैं उनको भी थोड़ी राहत मिले। नेक्स्ट मैम, मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रही हूँ। मेरी मॉम की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। मेरे घर में सिर्फ मैं ही लड़की हूँ और सारे जेंट्स हैं। मैं कैसे सब कुछ मैनेज करूँ, क्योंकि कभी घर का काम छूट जाता है तो कभी मेरी पढ़ाई, दोनों मैनेज नहीं हो पा रहा। ऐसे ही होगा, जब ज़्यादा काम रहता है तो कभी कभी छूट जाता है। घर को प्रायोरिटी वाले कामों को करने के लिए सर्वाइवल मोड पे डालो। इस टाइम अपनी पढ़ाई ना छूटे, मेन इस पे ध्यान दो। घर में 3 टाइम की जगह 2 टाइम, 1 टाइम खाना बन जाए, दैट्स ओके। ये चीज़ें टेम्परेरी होती हैं। मैं हमेशा यही कहती हूँ, अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फुल डेडिकेशन के साथ उसमें दे लो। थोड़े दिन के लिए घर नहीं मेंटेन हो पाता, कोई बात नहीं। घर में जब ध्यान देने लगोगे जब मैनेज होने लगेगा, और 2 दिन छोड़ दोगे फिर बिखर जाएगा। लेकिन जो कंपटीशन है वो तो एक ही बार होगा ना, तो उस पे ध्यान ज़्यादा दो अगर इस टाइम पे चूज़ करना पड़ रहा है। ये सेकंड लास्ट है लगभग क्वेश्चन, कि इसमें इन्होंने बोला है कि एक तो ये शक्की बहुत हैं, कितना भी कोशिश कर लें शक करती हैं, और दूसरा इनकी नंद जो है वो इनसे बात कर लेती है अलग, क्या कई बार नहीं करती लेकिन हस्बैंड से बात करती है और फिर इनके बारे में झूठी सच्ची बोल देती है, नाट जाती है मतलब कह के। अब ये दोनों बातों से परेशान है। शक करने की आदत को ये छोड़ना चाह रही हैं लेकिन छोड़ नहीं पा रही। सब भाई भी समझा रहा है कि करना सीख, लेकिन ये कोशिश कर रही है, कर नहीं पा रही। आप जो कर सकती हो कोशिश ही कर सकती हो। दूसरी चीज़, एक अपने मन को आप ये समझा सकते हो जिस चीज़ का आपको शक है, मान के चलो कि अगर ऐसा हो गया उस दिन आप क्या करोगी? बस एक बार अपने मन में ही बोल के देख लो, फिर छोड़ दो कि ठीक है अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं तो ये करने वाली हूँ, बात खत्म। अगर ऐसा कुछ बुरा होने वाला होगा, आपके पति आप पे चीट करने वाले होंगे इन फ्यूचर, या करेंगे ही करेंगे, उनका नेचर ऐसा है, आप कितना भी रोक लो नहीं रोक सकते।
वो करेंगे ही करेंगे। तो उसके बाद क्या, जिस चीज़ का डर है उसको फेस कर लो ना, कि मान लो ऐसा हो गया तब मैं क्या करूँगी, अपने आप डर खत्म हो जाएगा। तो शक करना क्या, ठीक है करो जो करना है, मुझे पता है फिर उसके बाद मुझे ही जो करना है, धीरे धीरे कम हो जाएगा। रही बात नंद की, कि वहाँ कुछ कह रही है यहाँ कुछ कह रही है, जो आपसे कह रही है आप सुन लो, जो उससे कह रही है वो सुन लो। मुद्दा तब हो जब आपके पति उसकी बातों में आके आपसे लड़े, वो तो हो नहीं रहा, तो कह लेने दो उसे जो कह रही है, उतना स्ट्रेस उसकी तरफ लो ही मत। लास्ट हेलो दी, मेरी बहन की शादी मेरे हस्बैंड के बड़े भाई के साथ हुई है, उस नाते मेरी बड़ी बहन मेरी जेठानी भी हुई। अब मुश्किल यह है कि मेरी बहन का नेचर बहुत ईगोइस्टिक है, वो हमेशा मुझे ताने मारती रहती है और परेशान करती है। मैंने हमेशा मेरी बहन को सपोर्ट किया जब मेरी सास उसे परेशान करती थी। अब मेरे बहन मेरी देवरानी के साथ तो अच्छे से रहती है, लेकिन मुझसे इंसल्ट करती रहती है। अब मैं उससे खुलकर भी ज़्यादा बोल नहीं सकती, क्योंकि उससे मेरी सास और देवरानी को मौका मिल जाएगा कि दोनों बहनों में बनती नहीं। दी मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ प्लीज़ बताइए। उसको मैके में भी झेलना पड़ता है और ससुराल में भी, कुछ नहीं हो सकता इसका। ज़्यादातर घरों में मैंने देखा है जिनमें बहनें बहनें शादी करके गईं, और उसके बाद जो बाहर की देवरानी जेठानी होती है ना, उससे तो फिर भी हो जाता है उनका काम, चला लेती हैं, लेकिन यहीं नहीं हो पाता, अपनी बहन से ही नहीं बन पाती। बहुत बार मैंने देखा है ये। तो इसमें ना आप कुछ कर नहीं सकते, और आपका वो फंसना बिल्कुल सामान्य है कि मतलब लड़ोगे तो फिर ये होएगा कि देखो अपनी बहनों बहनों में नहीं बनती। लेकिन सिर्फ ये टैग लेने के लिए कि हम बहनें हैं, हमें बननी ही चाहिए, ये कोई ज़रूरी है? नहीं बनती बहनों में भी, बहुत गंदी वाली लड़ाई होती है, क्या देवरानी जेठानी में होगी। तो अगर आपकी बहन आपको ताने देती है, गलत बातें बोलती है, तो भूल जाओ कि वो बहन है, जेठानी है। वो अपने पूरे जेठानी के कैरेक्टर में है, आप अभी तक बहन के कैरेक्टर में अटकी हुई हो। ये हो रहा है आपके साथ, जो मुझे समझ में आ रहा है। तो जो आपको लगता है गलत है, तो अगर आपकी बहन ना होती, सिंपल जेठानी होती, तब आप क्या करती? सेम वही करो। ये तो कोई टैग नहीं होता। अब मान लो आज आप बर्दाश्त कर रहे हो, 2 4 6 साल और बर्दाश्त कर लो, 10 साल और बर्दाश्त कर लो। जिस दिन पलट के वो लोग के कहने वाले, उस दिन भी कह देंगे कि बहन है नहीं निभरी, तो क्यों ही टॉर्चर झेलना फिर इतने दिन। ख़त्म करो बात, जो गलत है उसे कह के ख़त्म हटो। कि कोई कहे जी बहन है नहीं बन रही, कहते बहन है तो सही गलत सारी मानूंगी क्या? जो गलत है वो तो गलत ही है। बहन क्या माँ भी होती तब भी उसे भी कहती कि मम्मी ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। तो बात वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी और आप हो जाओगे सुखी। ठीक, अब ये एपिसोड 71 के जो ये था ना, थोड़ा सा काम करके ही थक जाती हो वाला, इस वाले के 105 प्रश्न थे। कुछ के कमेंट्स में, कुछ के बोल के मैंने जवाब दे दिया, और इसमें तो मैंने ज़्यादातर के बोल के ही दिए हैं, 1 2 ही छोड़े हैं जो लंबे थे। तो यहाँ पर अगर ये वाला एपिसोड ख़त्म होता है, आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग चैनल पे नहीं आए हो तो लिव लाइफ इजी वाले ब्लॉग चैनल पे आ जाना। शॉपिंग का शौक है तो जस्टिफाई और ब्लेसिंग विद सुनीता पे सजने संवरने शॉपिंग की बातें होती हैं, वहाँ पर मुझे ज्वाइन कर लेना। साथ ही जुड़ जाना इंस्टाग्राम पे मेरी लाइफ से जुड़ी सारी लेटेस्ट अपडेट के लिए। अब ये एपिसोड यहीं ख़त्म करती हूँ। इस वाले के जवाब आपको मिलेंगे 2 दिन बाद। देन तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।